आदरणीय हरिपाल त्यागी जी, वाचस्पति जी, अशोक दा और यहाँ उपस्थित मित्रों, कुबेर दत्त जी की स्मृति को नमन करते हुए और एक पत्रकार के तौर पर, साहित्यकार के तौर पर और संस्कृतकर्मी के तौर पर लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रगतिशील मूल्यों के लिए उनके संघर्ष को याद करते हुए मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। ये तो मेमोरियल व्याख्यान है, लेकिन मैं व्याख्यान क्या दूंगा, मैं पत्रकार हूँ तो एक रिपोर्ट ही प्रस्तुत कर रहा हूँ जो हमारे 40 साल की कहानी है। 1978 से शुरू होती है और 40 साल से जितना बच्चों की मौत के बारे में अब तक हम लोग जान सके हैं, लेकिन वो परिदृश्य जो है उससे भी ज़्यादा भयावह है, जो अभी तक हम लोग उसको ठीक ठीक समझ नहीं पाए हैं कि वो कितना भयावह है। मैं कुछ आंकड़ों के जरिए बात शुरू करता हूं, क्योंकि अभी आंकड़ों के ही जरिए सारा झूठ सामने लाया जा रहा है। आप लोग को याद होगा कि 10 अगस्त और 11 अगस्त को गोरखपुर काफ़ी सुर्खियों में आया और ये बात आई कि 48 घंटे में ऑक्सीजन वहाँ सप्लाई फेल हो गई थी और उसकी वजह से 34 बच्चे मर गए। तब ये चर्चा काफ़ी हुई। इसके पहले ये राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ के बच्चों की मौत की कोई चर्चा नहीं थी। 2005 में एक बार चर्चा हुई थी, जब वहाँ पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 937 बच्चे मर गए थे, एक हॉस्पिटल में। लेकिन 1978 से लगातार हर साल 500, 600, 700 की संख्या में बच्चे वहाँ मर रहे हैं और 40 साल होने जा रहे हैं। और ये सरकारें इस दौरान, आप 40 साल में कौन कौन रंग की सरकारें नहीं रही हैं, भगवा से लेके हर तरह की सरकारें रही हैं, भगवा रंग से लेके, और वो बच्चों की मौत रोक नहीं पाए। रोकने की बात तो कम, उसको कम तक नहीं कर पाए। क्यों ऐसा हुआ, इसके बारे में मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि सिर्फ एक बीआरडी मेडिकल कॉलेज आप गोरखपुर का है, जो 1970 के आसपास 70 में वहाँ स्थापित हुआ था। वो एक ऐसा बीआरडी मेडिकल कॉलेज है जहाँ से हम पूरे देश की स्वास्थ्य सेवाओं को देख सकते हैं और वहाँ जो घटित हो रहा है उससे हम पूरा देख सकते हैं कि पूरे देश में हमारे जन स्वास्थ्य की क्या स्थिति है और खासकर बच्चों की इतनी बड़ी संख्या में मौतें क्यों हो रही हैं। 1900, खासकर जो आज का विषय है इंसेफ्लाइटिस, जिसको लोग दिमागी बुखार भी कहते हैं, मस्तिष्क ज्वर भी कहते हैं, और सरकार अभी भी उसको नौ की बीमारी कहती है। 1978 से 40 साल हो गया, लोगों में भी कुछ लोग भी उसको नौ की बीमारी कहते हैं। सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में 1978 से लेकर 2017 तक, यानी कि मैं 30 सितंबर तक की बात कर रहा हूँ, 41,000 से अधिक बच्चे इस बीमारी से वहाँ पर भर्ती हुए हैं और उनमें से 9907 बच्चों की 9,907 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। इधर 2-3 दिन के आंकड़े इसमें सम्मिलित नहीं किया है मैंने रिपोर्ट में, लेकिन अभी मेरे पास, अभी जब मैं बोलने जा रहा था तभी ये सूचना है कि परसों 5 बच्चों की मौत हुई और कल 2 और बच्चों की मौत इंसेफ्लाइटिस से हुई है। और जब हम लोग 1-2 घंटे में जब तक ये बात कर रहे होंगे, तब तक हर 1.5 घंटे पे एक बच्चा जो है बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मर जाता है। तो ये केवल मैंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज का बताया कि 41,000 बच्चे इससे पीड़ित हुए, 9907 बच्चे मरे। अगर उत्तर प्रदेश में इसको देखें तो उत्तर प्रदेश में करीब करीब 15,000 बच्चों की मौत हुई है इस बीमारी से 1978 से। और पूरे देश में अगर इसको देखा जाए तो पूरे देश में आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश की सरकार के पास 2000 के पहले कोई आंकड़ा ही नहीं है। खुद मैंने 2005 में 2006 में एक आरटीआई से पूछा था, केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग से, कि इस बीमारी से, इंसेफ्लाइटिस से कितने लोगों की मौत हुई है, कितने लोग इससे पीड़ित हुए। तो उन्होंने मुझे लिख कर बताया था कि 2000 के पहले तक का उनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, लेकिन 2000 के बाद के आंकड़े हैं। तो
तो उसको कल मैंने जोड़ा तो करीब 1 लाख बच्चे जो हैं, पता चला कि इस बीमारी से 1 लाख बच्चे जो हैं पीड़ित हुए हैं। इसमें कुछ एडल्ट्स भी हैं, कुल 1 लाख लोग पीड़ित हुए, और उसमें से करीब करीब 13-14 हज़ार लोग सिर्फ 2003 से लेकर 2016 तक उनकी मौत हुई है। तो ये जो आंकड़े हैं अपने आप में कि 15,000 बच्चे पूरे यूपी में, ये सरकारी आंकड़े हैं, और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में करीब 10,000 बच्चे, ये केवल वो आंकड़े हैं जो हमें सरकारी अस्पतालों के हैं, जो बीआरडी मेडिकल कॉलेज के हैं या जिला अस्पताल में जो बच्चे भर्ती हुए, या जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती हुए। प्राइवेट हॉस्पिटल में जो इस रोगों से जो मौत हुई है, वो हमारे पास किसी के पास कोई डेटा नहीं है उसका। तो ये जो आप समझ सकते हैं कि ये एक आइसबर्ग की तरह है कि इस बीमारी से जितनी मौतें बच्चों की हो रही हैं, और सब इंसेफ्लाइटिस से जितने मौतें हैं उसमें 90% करीब करीब बच्चों की मौतें हैं। बहुत अपने देश में असम को छोड़ दिया जाए तो वहाँ ही जापानी इंसेफ्लाइटिस से वयस्कों की, एडल्ट्स की मौत ज़्यादा होती है, लेकिन पूरे देश में खासकर 60 जिले प्रभावित हैं और यूपी में 20 जिले, तो उसमें बच्चों की सबसे ज़्यादा मौत होती है, वो भी 15 वर्ष से कम के बच्चों की। तो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में कोई आंकड़ा ही नहीं है हमारे पास। तो आप समझ सकते हैं कि जितना हम इन आंकड़ों के जरिए जितने बच्चों की मौत हम गिना पा रहे हैं, उससे कई गुना बच्चों की मौत जो हुई होगी, जो अस्पताल नहीं पहुंच पाए होंगे, जो अस्पताल पहुंचे होंगे वो प्राइवेट अस्पताल में पहुंचे होंगे, या जो झोलाछाप डॉक्टरों के यहाँ पहुंचे होंगे, या जो बीच रास्ते में पहुंचते मर गए होंगे, उनकी कोई जानकारी नहीं। लेकिन जो हॉस्पिटलों में आए, जो रजिस्टर्ड हुए, उनकी जानकारी हम लोग के पास है। दूसरा, ये है क्या चीज़ है, मतलब इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन भी फैलाया गया है। जैसे मैंने कहा कि इसको नौ की बीमारी अभी भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं नौ की बीमारी? कहते हैं कि इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है कैसे होता है। रहस्यमय बीमारी भी लोग कहते हैं। आज भी अगर गोरखपुर को छोड़ दीजिए, बरेली और दूसरे जगहों पर इस समय के अखबारों को आप देखिए तो आपको छोटी छोटी कई खबरें मिल जाएंगी कि रहस्यमय बुखार से 4 बच्चे मर गए, 5 बच्चे मर गए, ये सब रिपोर्टिंग होती रहती है। वो सब इंसेफ्लाइटिस है, लेकिन वहाँ वो रिपोर्टिंग हो ही नहीं रही है, उसको इंसेफ्लाइटिस में दर्ज ही नहीं किया जा रहा है। जो भारत सरकार ने खुद एक गाइडलाइन बनाई हुई है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम को कैसे उसको मॉनिटरिंग किया जाना चाहिए, उस गाइडलाइन का पूरे देश में पालन ही नहीं हो रहा है। सिर्फ एक मायने में बीआरडी मेडिकल कॉलेज ही है कि जो उसको पूरी तरह से फॉलो करता है। तो ये और आंकड़े होंगे, कुछ लोग इसी आधार पर बात करते हैं कि 1 लाख बच्चों की मौत हो गई होगी, तो ठीक कहते हैं कि इसके आसपास तो हो ही चुकी होगी। लेकिन ये क्या है, क्योंकि मैं कह रहा कि नौ की बीमारी कभी कहते हैं कि रहस्यमय बीमारी है। 2005 में इंडियन एक्सप्रेस ने फुल पेज की स्टोरी छापी थी। वहाँ कुछ रिपोर्टर्स वहाँ गोरखपुर गए थे, उस समय 937 बच्चों की मौत हुई थी। वही 2005 के बीच स्थिति बदली है। तो फुल पेज की स्टोरी में यही लिखा था कि ये रहस्यमय बीमारी है। आज भी कुछ अखबारों में छापते हैं लोग कि मिस्ट्री है, ये रोग की मिस्ट्री है जिसको जाना नहीं जा सका है। और खासकर आप अफसरों की बात करें और नेताओं की बात करें तो ये कहते हैं कि क्या कर सकते हैं, जब पता ही नहीं है कि ये कैसे होता है तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है जिसको ये लोग बोल रहे हैं। सब जानते हैं कि कैसे होता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ये मेरी बातचीत में आएगा। लेकिन इसको जानने के पहले हम लोग को समझना होगा कि ये जापानी इंसेफ्लाइटिस क्या है और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, जिसको जो टर्म इस्तेमाल किया जाता है, खासकर अखबारों में लिखा जाता है JEAS, तो ये क्या है। और जो लोग आमतौर पर जो लोग बोलते हैं उसको दिमागी बुखार बोलते हैं, मस्तिष्क ज्वर बोलते हैं, इंसेफ्लाइटिस भी बोलते हैं। तो ये जापानी इंसेफ्लाइटिस एक अलग चीज़ है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम अलग चीज़ है, लेकिन मोटे तौर पर इसको इंसेफ्लाइटिस ही कहा जाता है। इंसेफ्लाइटिस वो चीज़ है कि जिससे कि वो किसी वायरस के जरिए, चाहे बैक्टीरिया के जरिए, चाहे वो फंगल इन्फेक्शन के जरिए, जब मस्तिष्क पर आघात होता है उस संक्रमण के जरिए, उसमें सूजन आ जाती है और हमारे मस्तिष्क उससे प्रभावित होता है, तो उसको इंसेफ्लाइटिस कहते हैं। अब उसमें बहुत सारे कारणों से इंसेफ्लाइटिस होती है, उसके बृहद चर्चा में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन एक जापानी इंसेफ्लाइटिस है।
और जापानी इंसेफ्लाइटिस को इसलिए जापानी इंसेफ्लाइटिस कहते हैं कि सबसे पहले ये जापान में है, ये करीब 1871-80 के आसपास वहाँ पर इसका आउटब्रेक हुआ था और 1925 में इसकी पहचान हो गई थी और इसके वायरस को भी उन्होंने आइसोलेट कर लिया और पता चल गया कि उस वायरस का नाम उन्होंने जेई वायरस रखा, जापानी इंसेफ्लाइटिस वायरस। और ये मच्छरों के जरिए मनुष्यों में होता है। ये मच्छरों की जो 12 प्रजातियां अब तक पाई गई हैं जिसमें इसके वायरस मिलते हैं। और ये वायरस में जो मच्छर है ये कुछ पक्षियां हैं जैसे बगुले हैं, बगुलों में होता है, उनसे लेते हैं और पिग से, सुअर से उनको लेते हैं। तो और बहुत सारे और भी जानवर हैं जिनमें इसके वायरस पाए जाते हैं, लेकिन वो ब्लॉकिंग होस्ट है। अगर उसमें वायरस गए तो फिर वो दूसरे जगह नहीं जाते हैं, उनके अंदर ही रह जाते हैं और वो डेड हो जाते हैं। लेकिन जो पिग है, सुअर है, वो इसका एम्पलीफायर होस्ट है कि अगर उसमें एक जापानी इंसेफ्लाइटिस का वायरस गया तो वो एम्पलीफायर करने लगता है, उसे हजारों वायरस उसके शरीर में बन जाते हैं और जितने मच्छर उसको काटेंगे वो सब उससे लैस हो जाएंगे इस जेई वायरस से। और वो मच्छर जो है वो जब हम लोग को, मनुष्यों को काटते हैं तो वो हमको जापानी इंसेफ्लाइटिस से इन्फेक्ट करते हैं। और इसमें ये जानना जरूरी है कि ये जो 12 तरह के जो प्रजातियों के मच्छर हैं उसमें एक क्यूलेक्स विश्नोई करके होता है, वो सबसे ज़्यादा है इसको उसमें ये वायरस पाता है और फिर अपने लार्वा में भी इसको ट्रांसफर करता रहता है। और डेंगू के वायरस के मच्छर के मुकाबले जो है ये थोड़ा सा उतना सोफिस्टिकेटेड नहीं है। ये गंदे पानी में रहता है, धान के खेतों में रहता है और ग्रामीण जहाँ पर जल जमाव जहाँ भी हो वहाँ पर ये पाया जाता है, इसीलिए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो ये जापान में आया, लेकिन जापान में 50-60 के दशक में उन्होंने इसके वायरस को आइसोलेट भी कर दिया, इसका टीका भी बना लिया और इसको अपने यहाँ लगभग उसको ख़त्म कर लिया है। और जापान के साथ साथ चीन, ताइवान, फिर फिलीपींस, श्रीलंका और नेपाल और कुछ अन्य देशों में भी ये रहा। भारत में इसका आगमन ये आता है आपका करीब 1956 और ये पहले जो है वो तमिलनाडु में और ये आता पाया गया और उसी समय ये मच्छरों में भी और मनुष्य के ब्रेन टिश्यूज में भी इस वायरस का पता चला। और फिर 1900 उसके बाद से ये तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के खासकर बांकुरा जिले में इसके कभी कभी महामारी के रूप में इसको देखा गया 73 में और 75 में और 76 में। लेकिन गोरखपुर में सबसे पहला केस जो है वो 1978 में इसका आया और उसी साल ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि उसी साल जो है उस साल 1978 में यूपी में 1072 लोगों की मौत हुई, बच्चों की। और उसी साल जो मेडिकल कॉलेज है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं और जितने वायरोलॉजिकल सेंटर्स हैं उन लोगों ने इसको जांच करके उस वायरस को पता लगा लिया कि ये जापानी जो वायरस है वही है इस बच्चों की मौत का कारण। और तभी से उन्होंने कहना भी शुरू किया कि ये जापानी वायरस है और इसको उसी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है जैसे जापान और चीन ने किया। लेकिन 2005 तक, 1978 से लेकर 2005 तक सब भारत सरकार के अफसर वहाँ दौरा करते रहे, वहाँ से स्वास्थ्य मंत्री से लेकर यूपी सरकार के मुख्यमंत्री और ये सब लोग, लेकिन सबने इसको नकारा, कहा कि नहीं अज्ञात बीमारी है, इसका भी कुछ पता नहीं है। और जो जिन डॉक्टरों ने उसको ये बताने की कोशिश की उनको बेहद अपमानित भी किया गया। खासकर एक वहाँ पे डॉक्टर केपी कुशवाहा हैं जो वहीं से पढ़े हुए हैं और वहीं पे बाल रोग विभाग में वो प्रवक्ता के तौर पर उन्होंने काम शुरू किया था और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के तौर पर रिटायर हुए। उनका सबसे अधिक काम है इस पर, पहले रोगी से लेके और जब 2 साल पहले रिटायर हुए उनको पूरे देश में इंसेफ्लाइटिस विशेषज्ञ के तौर पर भी जाना जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब ये 84 के आसपास एक मीटिंग हो रही थी और उसमें अफसरों ने सबने कहा कि ये अज्ञात बीमारी है, इसको कुछ नहीं कर सकते हम लोग, तो ये खड़े हुए कहे कि नहीं अज्ञात नहीं है, ये जापानी इंसेफ्लाइटिस है, इसका वायरस भी पता है और अगर इसको टीकाकरण किया जाए, इसके टीके भी उपलब्ध हैं। भारत में भी शिमला में जो
टीका कसौली में जो टीका बनाने की जो एक सरकारी फैक्ट्री थी, वहाँ पर भी इसके टीके बनते हैं, लेकिन उतनी बड़ी मात्रा में नहीं बनते हैं, लेकिन वहाँ से भी मंगाया जाए और चीन या जापान से भी मंगाया जाए तो इसको कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन तब वो उन्होंने डीएम है, वो मंत्री ने कहा कि ये कौन नया लड़का है जो कह रहा है कि हम जानते हैं ये कौन सी बीमारी है। तो डीएम वहाँ खड़ा हुआ, उसने कहा कि ये अभी नए नए प्रवक्ता हुए, इनको ज़्यादा पता नहीं है, बैठ जाइए आप, हाँ आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ये सिलसिला 2005 तक चला और सब जानते थे कि ये इम्यूनाइजेशन करके इसको कंट्रोल में किया जा सकता है, लेकिन नहीं किया। और आपको यकीन नहीं होगा कि एक टीके की कीमत चीन जो बनाता है, चीन सबसे ज़्यादा इसका टीका बनाता है, वो उसकी कीमत सिर्फ 20 रुपया है। और ये जब 2005 में जब 1500 बच्चे मर गए यूपी में और उसी हॉस्पिटल में 937 बच्चों की मौत हुई, तो इसी तरह का जैसे ऑक्सीजन वाला जो इंसिडेंट हुआ, तो उसी तरह से वहाँ हंगामा हुआ और बहुत सारे मीडिया के लोग वहाँ पहुँचे। तब तक टेलीविज़न भी आ चुका था, तो उस पर थोड़ी ज़्यादा चर्चा हो गई। तब उस समय फिर ये डॉक्टर के बी कुशवाहा ने, जो उस समय के कमिश्नर ने कहा कि बताइए कैसे रोका जा सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैंने इतना पढ़ा है और इस पर एक प्रेजेंटेशन भी है मेरा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि मंत्री जी आ रहे हैं, आप 2 मिनट में इसको उनके सामने रख दीजिए, इससे ज़्यादा आपको मौका नहीं मिलेगा। तो वो रामदास थे उस समय हेल्थ मिनिस्टर, यूपीए गवर्नमेंट थी। खैर वो डॉक्टर थे, तो उनको कुछ समझ में आया कि हाँ इसको किया जा सकता है। उन्होंने पूछा कि ये क्यों अब तक नहीं हुआ, तो इसका किसी के पास जवाब नहीं था कि क्यों नहीं हुआ। तो वो जब टीकाकरण हुआ है तब जाके आप जापानी इंसेफ्लाइटिस पर थोड़ा सा अंकुश लगा है, और जो टोटल केस हैं अब जापानी इंसेफ्लाइटिस के, वो रिड्यूस होके 10% तक आ गए। और उसी के बाद से 2006 में, फिर 8 में, फिर 10 में ये टीका लगा, और अब जाके वो रूटीन इम्यूनाइजेशन का भी एक पार्ट हो गया है। अब कोई भी नया बच्चा पैदा होता है तो उसको 2 बार में 18 महीने के अंदर 2 महीने में टीका लगता है। लेकिन इसके बावजूद टीकाकरण में भी एक बड़ी लापरवाही है कि अभी जो योगी बहुत दावा कर रहे हैं ना, अभी बार बार जो इंटरव्यू दे रहे हैं कि हमने 98 लाख बच्चों का टीका लगवाया इस बार, ये इसके पहले कई बार ऐसा हो चुका है, ये कोई नया काम नहीं किया है इन्होंने। लेकिन इसके बावजूद जो है 134 बच्चे कल तक सिर्फ बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जापानी इंसेफ्लाइटिस के से ग्रस्त हुए हैं। तो आप सभी बच्चों को इम्यूनाइज कर दिया आपने, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं उनको भी आप टीका लगा दे रहे हैं, तो फिर ये केस कैसे हो रहे हैं? तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ये फर्जी आंकड़े हैं। जो इम्यूनाइजेशन आपको उन्होंने देखा कि जो मुझे उन्होंने कागज दिया था, उसमें वो दिखा रहे हैं 105% उनको सफलता मिली है इम्यूनाइजेशन में, कहीं 110%, यानी कि इतना ज़्यादा अचीवमेंट है। लेकिन जो सीडीसी अटलांटा है, जो पूरे दुनिया में बीमारियों के रिसर्च पर और उस पर सबसे ज़्यादा काम करता है, और उसके तमाम वैज्ञानिक कई बार गोरखपुर आ भी चुके हैं, वो उन्होंने पिछले बार ही 2014-15 में भी अपनी एक रिपोर्ट दी थी कि ये 60% से ज़्यादा इम्यूनाइजेशन हो नहीं रहा है, ये फर्जी रिपोर्टिंग करके 104%, 10% कर रहा है। तो सही मायने में यही है कि ये इम्यूनाइजेशन जो है वो ठीक से नहीं हो रहा है, इसलिए जो जापानी इंसेफ्लाइटिस के केस हैं वो अभी भी हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद 2005 के बाद एक स्थिति बदली है, और एक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की बात होने लगी है कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि इंसेफ्लाइटिस कई कारणों से होता है, वायरस से भी होता है, बैक्टीरिया से भी होता है, फंगल इन्फेक्शन से भी होता है। तो WHO ने और सबने मिलकर जैसे एक नाम दिया, एक टर्म दिया, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम। इसमें ये कहा गया कि जो कोई भी किसी भी आयु वर्ग का हो और जिसको तेज बुखार हो और चेतन में हो, बेहोशी हो रही हो, और वो उसका व्यवहार भी ठीक से ना हो रहा हो, गड़बड़ हो रहा हो, तो उनको एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का पेशेंट मान के उनको डायग्नोज करिए और जांच करिए। जापानी इंसेफ्लाइटिस का किट है, वो तो जांच करने में पता चल जाएगा इनको जापानी इंसेफ्लाइटिस है। मलेरिया है, मलेरिया में भी होता है इंसेफ्लाइटिस होता है, उसमें भी दिमागी सूजन होती है। तो उन सारे केस को इस एक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम में रखा जाना चाहिए और फिर उनको डायग्नोज करके बताना चाहिए कि क्या है। तो वो क्योंकि 2005 में ऐसा हुआ था कि जब 2006 में जब इतने बच्चों की मौत हुई और फिर ये जेई का इम्यूनाइजेशन शुरू हो गया, तब भी बच्चे आ रहे थे और उनकी मौत हो रही थी। तो पिपराइच से एक नज़दीकी गोरखपुर से 20 किलोमीटर दूर एक ब्लॉक है, वहाँ एक रूरल जर्नलिस्ट थे, तो उनका बच्चा भी इंसेफ्लाइटिस से ग्रस्त हुआ था और बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुआ और बहुत कोशिश हुई लेकिन बच नहीं पाया।
तो उसकी डेथ हो गई। तो वो पत्रकार बहुत दुखी हुए और उन्होंने वहाँ के जो HOD थे डॉक्टर KP कुशवाहा, उनको एक बहुत मार्मिक चिट्ठी लिखी कि ये क्या मतलब कि अब तो टीके भी लग रहे हैं, आप लोगों ने ये बताया था कि टीके से खत्म हो जाएगा और इतना प्रयास किया तब भी हमारा बच्चा नहीं बचा। तो डॉक्टर KP कुशवाहा ने वहाँ ये प्रयास शुरू किया कि आखिर ये क्या चीज़ है कि जापानी इंसेफ्लाइटिस तो कम हो जाना चाहिए। तो उनको कुछ शक हुआ, क्योंकि जहाँ भी जापानी इंसेफ्लाइटिस की एपिडेमिक हुई है वहाँ भी AES का फिर एक प्रकोप आता है। तो उन्होंने कुछ सैंपल्स वहाँ पे पुणे और दूसरे जगहों पर भेजे वायरोलॉजी सेंटर्स पे। तो ये पाया गया कि इसमें जो वाटर बॉर्न वायरस हैं वो इफेक्ट कर रहे हैं, वो पानी में है। और उसमें उनके नाम जानते हैं आप कि हजारों तरह के वायरस होते हैं। पोलियो वायरस होते हैं, नॉन पोलियो वायरस होते हैं, इंटोरो वायरस होते हैं, कॉक्सकी A, B, C 50 तरह के इंटोरो होते हैं। तो इसमें पाया गया कि इसमें कॉक्सकी A, B और नॉन पोलियो इंटोरो वायरस हैं, वो ये इंसेफ्लाइटिस बच्चों को प्रभावित कर रहे हैं। और इसमें ये ज़्यादा जापानी इंसेफ्लाइटिस से इस मायने में ये ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि ये बच्चों के हृदय को भी प्रभावित करता है और उनको हार्ट अटैक भी करता है, उनके लीवर में भी अटैक करता है। इसलिए जापानी इंसेफ्लाइटिस के बच्चों में जो प्रभावित है उनके सूजन पेट में नहीं होती, लेकिन इसमें पेट में भी सूजन हो जाता है। और डेथ रेट थोड़ी सी कम है जापानी इंसेफ्लाइटिस की, लेकिन इसमें भी वो ज़्यादा ये 22, 23, 24% इसमें भी हो जाती है और इसमें भी विकलांगता है। तो उस जब ये बात आ गई तब उन्होंने ये कहना शुरू किया कि अब ये इंटोरो वायरस की भी यहाँ पर पता चल रहा है और इसका देखा जाना चाहिए। तो लेकिन 2016 से 2017 तक फिर वही कहानी शुरू हो रही है जो जापानी इंसेफ्लाइटिस के वायरस के साथ हुई कि ये जानते हुए भी कि ये है और इसका इम्यूनाइजेशन नहीं शुरू किया गया। और इस बात को खोजबीन करते हुए पता चला कि हेल्थ के में जो रिसर्च होते हैं वो कितने उसमें कलाबाजियां हो रही हैं और कितने खेल हो रहे हैं, इससे भी पता चलता है कि वहाँ एक तरह से इस्टेब्लिश हो गया था कि ये पानी में ही पाए जाने वायरस है और ये ज़्यादातर वहाँ पर है कि जहाँ पर वाटर लेवल, ग्राउंड वाटर लेवल काफ़ी ऊपर है। गोरखपुर और आसपास का इलाका तराई इलाका है जहाँ काफ़ी बारिश होती है, नहरें वहाँ खूब हैं जिससे उसका वाटर लेवल खासकर बारिश मानसून के दिनों में काफ़ी ऊपर आ जाता है। अब 20 फीट पर आपको हैंडपंप का पानी मिल जाता है। और चूंकि ये जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस जो सिंड्रोम का जो वायरस है जो कॉक्सकी और AB आता हो वो श्वास के जरिए हमारे शरीर में जाता है, संक्रमित खाने के जरिए और पानी के जरिए हमारे शरीर में जा सकता है। वो तो मच्छर के काटने से आता था। तो अब वहाँ पर जो रूरल पूरा जो गांव में आप सब लोग गांव से जुड़े हुए हैं, सब आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के कि जहाँ पर गांव में काफ़ी जल जमाव होते हैं और हैंडपंप लोग वही देसी हैंडपंप इस्तेमाल करते हैं जिनको 20-30 फीट पर पानी मिल जाता है। और खुले में चूँकि शौचालय नहीं है, इतने गरीबी है तो खुले में शौच हो, तो वो वायरस पूरा पानी में आ गया है और पानी के से फिर वो ग्राउंड वाटर में चला गया है। तो अब वो जो लोग पीने का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलो हैंडपंप इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके बच्चे जो है उस इंटोरो वायरस के शिकार हो रहे हैं और 60% तक ये इंटोरो वायरस पाए गए। ये वहाँ की जो NIV की यूनिट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, उसकी स्थापना 2008 में गोरखपुर हुई थी। एक छोटा सा यूनिट है, उसने अपने सैंपल्स जो जांच किए, जो सीरम लेते हैं, ब्लड लेते हैं और उसके अलावा जो ये मेरुदंड में जो लंबर पंक्चर करके वो उसका निकाल के उसका सैंपल जांच होता है, उससे ये पता चला। लेकिन 2 साल से जानते हैं कि क्या बदलाव हुआ। एक साइंटिस्ट हैं तमिलनाडु में, वो पहले भी ये खेल कर चुके हैं, तो उन्होंने ये कहना शुरू किया कि ये ज़्यादातर कारण जो है स्क्रब टाइफस के हैं। स्क्रब टाइफस जो पिस्सू जो होते हैं वो उनके काटने से होता है। लेकिन पूरी दुनिया में स्क्रब टाइफस से इतनी मौतें नहीं हैं, वो इक्का दुक्का होती हैं और बहुत सिंपल दवा है। कोई भी आप फिजिशियन से पूछेंगे कि जो 3 माइसिन दे के उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन वो केवल 100 बच्चों पर उन्होंने एक अपना रिसर्च किया और रिसर्च अभी सब जगह प्रकाशित हुआ है। तो उसमें उन्होंने दावा किया कि स्क्रब टाइफस है और उसके वजह से ये ज़्यादातर केस हो रहे हैं। और उनके रिसर्च को पहले तो चैलेंज किया गया, गोरखपुर के भी डॉक्टरों ने चैलेंज किया
और उस समय जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के जो अध्यक्ष थे, उन्होंने बाकायदा एक बैठक बुलाई और उस साइंटिस्ट ने अपना प्रेजेंटेशन भी दिया। तो इन्होंने चैलेंज किया कि नहीं, ये सही नहीं है और इस पर आपको और ज़्यादा रिसर्च करके इसको बताना चाहिए कि यही है, नहीं तो गलत हो जाएगा। इसके बावजूद वो अध्यक्ष हट गए, सरकार भी बदल गई 2014 में, और उसी रिसर्च के आधार पर पूरे प्रदेश में, यूपी में खास तौर पर, और मेडिकल कॉलेज से लेकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल सबके डॉक्टरों को बाकायदे एक आदेश जारी कर दिया गया है कि ये दवा, जो स्क्रब टाइफस की दवा बच्चों को दी जाए, जो भी बच्चे आते हैं एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम के, और 3 साल से वो दवा दी जा रही है, लेकिन मौतों में कोई कमी नहीं आई है, मौतें बढ़ी है। तो ये साबित करता है कि ये चीज़ नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जो करते हैं कि एक रिसर्च का एक प्रयोग जो हो रहा है बच्चों पर, कि उसका भी एंटीबॉडीज उनके शरीर में बन जाएगा, वो है या नहीं है, उस पर भी बहस है। अभी आप देखेंगे कि वेल्लोर मेडिकल कॉलेज के साइंटिस्ट ने, उन्होंने भी इसको चैलेंज किया है, लेकिन वो बिना उसको ठीक से किए हुए भी वो दवाएं दी जा रही है बच्चों को, और उसी का दावा किया जा रहा है, और सरकार भी इसको मान रही है कि यही है, इसलिए हमको बाकी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। अब वो क्यों सरकार इसको ज़्यादा मान रही है? वो इसलिए मान रही है कि जो इंटोरो वायरस को कंट्रोल करने के लिए आपको सबको स्वच्छ पानी देना पड़ेगा, ड्रिंकिंग वाटर आपको श्योर करना पड़ेगा कि सबको मिले, और सैनिटेशन आपको ठीक करना पड़ेगा, सबको शौचालय देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा महंगा है, इसको हम नहीं कर पाएंगे, तो इससे डाइवर्ट होगी कि ये पिछड़ों के चलते इसके टाइफस है और हमने ये दवा खिला दिया। यही मान लीजिए जैसा कि बिहार में हुआ, वहाँ पे जो मुजफ्फरपुर में जो आप देखेंगे कि जब गर्मियाँ होती थी तो उस समय इंसेफ्लाइटिस के प्रकोप हुए, और वहाँ पे 2 साल 3 साल तक खूब रिपोर्टिंग हुई। उसके बाद एक रिसर्च आई कि लीची से हो रहा है, लीची बच्चे खा रहे हैं और उस लीची के जरिए के कारण जो है वो इंसेफ्लाइटिस हो रही है, और फिर उसके बाद वो रिपोर्टिंग बंद हो गई। अब आपको बिहार से कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या केसेज हो रहे हैं। अब बांग्लादेश में तो लीची, बांग्लादेश में भी खूब होता है, वहाँ तो इंसेफ्लाइटिस क्यों नहीं है? तो वहाँ भी लोगों ने उस चैलेंज किया कि अब लीची नहीं है, आप बहुत सतही रिपोर्ट कर रहे हैं। ग्लूकोज का स्तर जो है वो इन्होंने इस तर्क दिया था कि लीची खाते हैं उसमें ग्लूकोज के बच्चों का स्तर बहुत गिर जाता है, इसलिए वो यही है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने तर्क दिया कि दूसरी अवस्था में भी ऐसा हो सकता है। खैर ये बहुत रिसर्च के, लेकिन ये रिसर्च में भी ये सब सारे खेल हो रहे हैं। तो 2 चीज़ें हैं, एक एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम है और एक जापान इंसेफ्लाइटिस है, और दोनों से बच्चों की मौत हो रही है। और इसको अब एक केवल गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश में नहीं देखा जाना चाहिए, पूरे देश में 60 जिले इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं, और तमिलनाडु में भी, आपके पश्चिम बंगाल में बहुत मौतें हुई हैं, बिहार के कुछ हिस्सों में अभी भी हो रही हैं, और आसाम में भी हो रही हैं। मतलब और ये जरूर है कि इन 60 जिलों में सबसे ज़्यादा जो प्रभावित जिले हैं वो गोरखपुर के और आसपास के 20 जिले हैं। तो ये स्थिति इसकी है, एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम की। अब इसको ये देखिए कि इसको रोक क्यों नहीं पाए, इतना साल हो गया, और रिसर्च वाला जो मैंने बताया ही। तो जो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम का जो इंटरो वायरस का जो मामला था, जब ये बात आ गया कि एक रिकमेंड हो गया कि आपको अगर ये बात करें कि केवल आप पीने का पानी की व्यवस्था करा दें, तो 2012 में एक सरकार ने एक राष्ट्रीय योजना घोषित की, जब यूपीए 2 की गवर्नमेंट थी, 4000 करोड़ की, और उसने कहा कि जो इंसेफ्लाइटिस प्रभावित जो जिले हैं वहाँ पे हम ड्रिंकिंग वाटर सबको श्योर कराएंगे, और पाइप से, जैसे शहरों में वाटर सप्लाई जिसे हम पानी देते हैं वैसे देंगे, कुछ वाटर पोस्ट भी बनाएंगे। और लेकिन उसकी हालत क्या है कि 2012 में ये योजना घोषित हुई और 2017 में है। आप किसी भी गांव में चले जाइए पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो सबसे ज़्यादा प्रभावित जिले हैं। अभी मैं योगी आदित्यनाथ के, जब ये सीजन वाला हुआ था, तो 15 अगस्त को योगी आदित्यनाथ का जो संसदीय क्षेत्र है उनके गांव में गया, जब जिस गांव को उन्होंने गोद में भी लिया है। आप तो उसकी तस्वीरें भी हैं, हम उसको शेयर कर सकते हैं कि वहाँ जो उनके प्राइमरी स्कूल पर जो वाटर का स्टैंड पोस्ट बनाया गया था बच्चों के लिए, वो 10 साल पहले बना था और आज तक चालू नहीं हुआ, वैसे के वैसे है। बच्चों ने उसको घुमा के दिखाया कि ऐसे कैसे। फिर वहाँ पर एक वाटर टैंक बना रहे हैं हम लोग कि वाटर सप्लाई पाइपलाइन से देंगे, वो 7 साल से बन रहा है, अभी तक नहीं बना।
ये इसी तरह से हर गांव की स्थिति है। और जबकि ये पूरा रिपोर्टिंग ये जा रही है कि 4000 हमने इस तरह के टैंक लगा दिए हैं और वाटर पोस्ट लगा दिए हैं, लेकिन जिस गांव में जाइए वो फंक्शनल नहीं है, या बन रहा है या बनते समय ही खराब हो गया, पाइपलाइन फट गई है, टंकी ही चू रही है, ये सब कहानियां वहाँ पे है। इसलिए लोग अभी भी वो पानी के लिए उसी अपने सैलो हैंडपंप पर, देसी हैंडपंप पर निर्भर है। दूसरा उन्होंने कहा कि हम 50 घरों पर एक इंडिया मार्क का हैंडपंप देंगे और लोग उससे पानी पिए। उसकी क्या हालत है, अभी जो ये ऑक्सीजन वाला इंसिडेंट हुआ था उसके ठीक पहले जुलाई में हम लोगों ने खोराबार, जो गोरखपुर का खोराबार ब्लॉक है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित इलाका है इंसेफ्लाइटिस से, उसके 5 गांव का हम लोगों ने सर्वे किया। 5 गांव में 51 जो इंडिया मार्क का हैंडपंप थे खराब थे, वो पानी नहीं दे रहे थे। तो ये सब हालत है, उसको बाकायदे रिपोर्ट बना के कमिश्नर को दिया है कि इसको ठीक करा लीजिए। आज के डेट तक वो ठीक नहीं हुआ। अब आप गोरखपुर के आसपास के गांव में जाइएगा तो हालत होगी कि लोग इतने डरे हुए हैं कि वो रोज वो 20 रुपए वाला कैन खरीद रहे हैं। पानी का एक बड़ा कारोबार फैल गया है रूरल में। वो 20 रुपए का रोज एक कैन खरीदता गरीब आदमी भी है कि वो इसलिए कि हमारे बच्चे इस बीमारी से न मरे। तो अभी मैं वहाँ पर सौरभ भी हैं हमारे साथ, ये भी गए थे, इनको ले गया था। जो नौतनवा से पहले एक जगह है, वहाँ पर एक नेपाली परिवार था, वो आया हुआ था, उसकी बच्ची मर गई, मनीषा, जापानी इंसेफ्लाइटिस। तो पूरे गांव में काफ़ी गरीब लोग थे, लेकिन रोज़ 20 रुपए का एक कैन खरीदते हैं, उससे पानी पीते हैं। और ठीक बगल में उनका जो हैंडपंप है, तो इंडिया मार्क का हैंडपंप, वो खराब है। और एक जो पंप था वो पूरा पीला पानी वहाँ पे दे रहा था, और एकदम वो बगल में पोखरा है, वहीं पे उसको बोर कर दिया गया है। पोखरे में का ही गंदा पानी वो उससे ले रहा है। तो ये एकदम से इस पर काम ही नहीं हुआ है। आप ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन पे, शौचालय की बात बहुत हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और रोज दावे किए जाते हैं कि इतने शौचालय बन गए, इतने। मैं कह रहा हूँ मेरे पास लिस्ट है कि जितने बच्चों की मौत हुई, आप 2 महीने की लिस्ट ले लीजिए। जितने बच्चों में, खासकर 10 तारीख के बाद जितने बच्चे मरे हैं, कम से कम 30-35 बच्चों के मैं घर गया, किसी के घर शौचालय नहीं बना ही नहीं। गवर्नमेंट की स्कीम में वो नहीं आया ही नहीं, उन लोगों ने एप्लीकेशन भी दे रखे हैं, बना ही नहीं। जो 6 साल पहले जो बच्ची इस बीमारी से विकलांग हुई, उसको भी, उसके घर पे को भी शौचालय नहीं मिला है। इतना फर्जीवाड़ा है शौचालय वाला कि अगर ठीक से इसकी रिपोर्टिंग हो, और कुछ नहीं, 5 गांव की आप उठा ले, किसी भी 5 गांव का रैंडम उठा लीजिए, आप पाएंगे कि जो गरीब हैं, सबसे गरीब लोग हैं, उनको ना ये शौचालय का है, ना हैंडपंप का है, कुछ भी नहीं मिला है। वो पता नहीं कहाँ बन रहा है, कैसे बन रहा है, और कौन लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। 2012 में भी हम लोगों ने एक जन सुनवाई वहाँ कराई थी, उस समय भी इसी तरह की रिपोर्टिंग सामने आई थी और बाकायदे तस्वीर हम लोगों ने दिखाया था और वहाँ पर एक्शन भी हुआ था। लेकिन आज भी वही स्थिति है। दूसरा, एक इस बीमारी का सबसे घातक पहलू ये है कि इसमें करीब 30% जो है इसमें मृत्यु दर है। मतलब अगर 100 बच्चे जापानी इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम से बीमार हुए तो उसमें 25 से 30 बच्चों की मौत हो जाती है और इतने ही विकलांग हो जाते हैं। वो बहुत भयावह है, वो मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग हो जाते हैं। अगर इस आधार पर हम लोगों ने एक अनुमान लगाया है कि अगर हम यूपी का ही आंकड़ा ले लें कि 66